आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एएनबी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने आज चीन की जियाओ हे विंग को हराकर टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई। सिंधु ने इस मुकाबले में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और पहले गेम में चीनी खिलाड़ी को 21-13 से हराकर अपनी पकड़ मजबूत की। इसके बाद उन्होंने दूसरे गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल अपने नाम कर लिया। पीवी सिंधु ने चीनी खिलाड़ी बिंग को 52 मिनट तक चले मुकाबले में 21-13, 21-15 से हराया। ये सिंधु का दूसरा ओलंपिक था। रियो में सिंधु ने डेब्यू किया था और सिल्वर मेडल जीता था। पहलवान सुशील कुमार के बाद लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली सिंधु दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में यह तीसरा मेडल है। शनिवार को पीवी सिंधु सेमीफाइनल मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उनका स्वर्ण पदक जीतने का सपना टूट गया था। हालांकि उनके पास सेमीफाइनल हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका था, जिसका उन्होंने बखूबी फायदा उठाया। उनकी इस जीत से पूरे देश में खुशी की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शटलर पीवी सिंधु को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि वो भारत का गौरव हैं और वहीं कांस्य पदक जीतने के बाद पीवी सिंधु ने कहा कि ये पदक जीतना बेहद कठिन था। टोक्यो ओलंपिक में बहुत दबाव था। भारतीय शटलर पीवी सिंधु के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सिंधु को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पीवी सिंधु जी ने जो कमाल किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने देश के लिए बार बार मेडल जीते हैं। उनका शानदार प्रदर्शन रहा है। पीवी सिंधु की जीत पर उनके माता पिता ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा देश आज खुश है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हम इसलिए खुश हैं कि सिंधु जब भी गई है तो देश के लिए कुछ ना कुछ लेकर आई है। एक दिन के यूपी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। उन्होंने दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी और विपक्ष को करारी हार के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यूपी को कई योजनाओं की सौगात दी। योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की 2 लहरों में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर कोरोना प्रबंध किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व और विकास मॉडल को जनता के बीच ले जाने की बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली और इसी मॉडल को स्थापित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के मिर्जापुर का दौरा करने पहुंचे। मिर्जापुर देश और दुनिया में मां विंध्यवासिनी के विंध्याचल धाम के लिए जाना जाता है और इसी विंध्याचल धाम में विंध्य कॉरिडोर प्रोजेक्ट के शिलान्यास और विंध्य पहाड़ियों पर रोपवे के लोकार्पण के लिए अमित शाह मिर्जापुर पहुंचे। अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले यहां पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी घूमते थे, गुंडे मवाली घूमते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यहां पर कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया और योगी सरकार की तारीफों में कई कसीदे पढ़े।
यूपी में काशी, अयोध्या और मथुरा के बाद विंध्याचल का बड़ा नाम है। महिषासुर मर्दिनी मां विंध्यवासिनी को लेकर मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाता है, उसका दर्शन तभी पूरा माना जाएगा जब वो मां विंध्यवासिनी का दर्शन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए ई रूपी की शुरुआत करेंगे। पीएमओ ने ये जानकारी दी है। पीएमओ ने बताया कि ई रूपी डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। पीएम मोदी की तरफ से डिजिटल पहल को बढ़ावा देने को रेखांकित करते हुए पीएमओ ने कहा कि पिछले सालों के दौरान इच्छांकित लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए ताकि सरकार और लाभार्थी के बीच में सीमित संपर्क बिंदु रहे। पीएमओ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाउचर की अवधारणा सुशासन के लिए जिस तरीके से की गई, इसी दृष्टिकोण को और आगे ले जाएंगे। अन्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, ई रूपी डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस रहित माध्यम है। ये एक क्यूआर कोड या फिर एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। यूजर इसे अपने सेवा प्रदाता के केंद्र पर कार्य डिजिटल भुगतान ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के वगैरह से ही इस राशि को प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोराथमगा से पूर्वोत्तर को लेकर दोनों राज्यों के बीच में सीमा विवाद को शांत करने के लिए रविवार को फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि फोन कॉल के दौरान फैसला किया गया है कि सीमा विवाद का सौहार्दपूर्ण तरीके से सार्थक संवाद के जरिए समाधान किया जाए। सीएम ने ट्वीट किया है कि फोन पर केंद्रीय गृह मंत्री और असम के मुख्यमंत्री से बात हुई है। उनके मुताबिक हम मिजोरम असम सीमा विवाद को सौहार्दपूर्ण माहौल में सार्थक वार्ता के जरिए सुलझाने पर सहमत हुए और उन्होंने मिजोरम के लोगों से भी भड़काऊ संदेश पोस्ट करने और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने से बचने की अपील की ताकि मौजूदा तनाव को कम किया जा सके। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के राजनीतिक सचिव जयंत एम बरुआ के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधित्व असम पुलिस के एक दिवंगत कर्मी के घर गया और सोमवार को स्थिति से निपटने पर बल के साहस की सराहना की। असम के बराक घाटी में अधिकारियों ने कहा कि वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है, जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा में कोई रोक नहीं। भारत को 1 अगस्त से 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान मिल गई है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वो ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने रविवार को ये जानकारी दी। भारत के प्रतिनिधित्व की इस खबर से पाकिस्तान में उछल पुथल इस समय मची हुई है। उसे डर सता रहा है कि कहीं भारत इस मौके का फायदा उसके खिलाफ उठाकर न करने लगे। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इस अवधि के दौरान भारत निष्पक्ष होकर काम करेगा। अकबरुद्दीन ने कहा है कि 75 साल में ये पहला मौका है जब भारतीय राजनीतिक नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्य और संस्थापक की अध्यक्षता करने का ये फैसला किया गया है। ये दर्शाता है कि देश का नेतृत्व सामने से मोर्चा संभालना चाहता है।
पेगासस जासूसी मामले पर 15 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में वर्तमान और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज से जांच करवाने की मांग की गई। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच करेगी। याचिकाओं में सरकारी एजेंसियों द्वारा विशिष्ट नागरिकों, नेताओं और पत्रकारों की इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कथित जासूसी की खबरों के संबंध में जांच कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पत्रकारों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पिछले हफ्ते अदालत ने कहा था कि याचिका के व्यापक असर को देखते हुए इस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर सरकार या फिर उसकी किसी भी एजेंसी ने पेगासस स्पाईवेयर का लाइसेंस लिया है, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से तो इसका इस्तेमाल किया है, अगर किसी भी तरीके से निगरानी रखी गई है तो केंद्र को इस बारे में खुलासा करने का निर्देश दिया जाए। ये मुद्दा नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला है और विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, यहाँ तक कि अदालत कर्मियों को भी निगरानी में रखा गया। राजनीति छोड़ने का ऐलान कर चुके बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष से बातचीत करने को कहा गया है। शनिवार को बाबुल सुप्रियो ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि वो राजनीति छोड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल में मंत्री पद से हटाए जाने के कुछ दिनों बाद बाबुल सुप्रियो ने शनिवार को कहा कि वो एक सांसद के रूप में इस्तीफा दे देंगे। सुप्रियो ने संकेत दिया है कि ये निर्णय आंशिक रूप से उन्होंने मंत्री पद जाने और बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के नेतृत्व के साथ में मतभेदों की वजह से लिया। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे सभी छोटे दलों के लिए खुल गए हैं। वो कोशिश करेंगे कि ऐसे सभी दल बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आएं। अखिलेश यादव ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कई छोटी पार्टियां पहले से ही हमारे साथ हैं और भी कई आएंगी। अखिलेश ने बसपा प्रमुख मायावती और कांग्रेस नेताओं की ओर से सपा पर किए जा रहे हमलों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बसपा और कांग्रेस को तय करना चाहिए कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है या फिर सपा से है। वहीं मायावती लगातार ट्वीट के जरिए सपा पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि ये चाल पिछली सपा सरकार के तरीकों के समान है। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी सपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि उसके नेताओं के बयान निराशा को दर्शाते हैं क्योंकि लोगों ने उन्हें खारिज कर दिया है। बहुचर्चित सागर धनकर पहलवान हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट तैयार कर ली है और कल सोमवार को इसे कोर्ट में दाखिल करेगी। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार है। सुशील कुमार समेत 20 आरोपी इस मामले में शामिल हैं। करीब 3 महीने बाद मैराथन जांच के बाद पुलिस सोमवार को सागर हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल करेगी। इस चार्जशीट में पहलवान सुशील कुमार को ही मुख्य आरोपी बनाया गया है। हालांकि इस मामले में अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन चार्जशीट में कुछ अन्य आरोपी भी हैं जिनकी दिल्ली पुलिस अभी तक तलाश कर रही है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। न्यूज एक्सप्रेस की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया है उससे क्राइम ब्रांच जल्द ही इस मामले में पूछताछ करेगी। सुशील कुमार ने कोर्ट में यह भी कहा था कि उसे काला जठेड़ी से जान का खतरा है। चार्जशीट में कहा गया था कि वर्चस्व की लड़ाई में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या की गई। आगामी मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कोथुजाम को रविवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर बलूनी ने कहा कि हम बीजेपी परिवार में उनका स्वागत करते हैं। पात्रा ने कहा कि वो न सिर्फ मणिपुर बल्कि समूचे पूर्वोत्तर का एक जाना माना चेहरा हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों पर मोहर है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कामकाज से मणिपुर की जनता बहुत प्रभावित है और वो बीजेपी से जुड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में पूर्वोत्तर को प्रतिनिधित्व दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से 5 सांसदों को मंत्री बनाया है। कोरोना का संक्रमण पूरे एशिया में फिर से बढ़ने लगा है। थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों में जहां पहले कोरोना के बहुत कम मामले सामने आ रहे थे, वहां अब तेजी से ये बीमारी लगातार फैलने लगी है। भारत में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रोजाना 40,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जो कि लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। टोक्यो में ओलंपिक गेम हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण ने तबाही मचा रखी है। वियतनाम जैसे देश जहां पहले कोरोना के प्रसार पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया था, वहां भी कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए एशिया के कई देशों ने अपने अपने शहरों में आवाजाही को सीमित कर दिया है और कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। जापान में लगभग 12,000 कोरोना के केस रोजाना सामने आ रहे हैं। जापान में ओलंपिक गेम के मद्देनजर बाहरी लोगों के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। जापान के ओलंपिक संगठन का कहना है कि गेम से जुड़े व्यक्तियों और पर्यटन के लिए आने वाले व्यक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जापानी अधिकारियों ने बताया कि खेल गांव के आसपास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व दिए जाने और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, जिसके तहत बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये यात्रा 17, 18 और 19 अगस्त को निकाली जाएगी। अभी 17 अगस्त के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का प्रोग्राम तय किया गया। इसके अलावा 18 और 19 अगस्त को केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और हरदीपुरी का कार्यक्रम तय किया गया है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अजय भट्ट का ये पहला उत्तराखंड दौरा है, इसलिए संगठन स्तर पर केंद्रीय मंत्री के भव्य स्वागत का आयोजन किया गया। उत्तराखंड से मौसम को लेकर जानकारी सामने आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार संवेदनशील इलाकों में मध्यम और विशाल भूस्खलन से चट्टानें गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं।
हरियाणा के फरीदाबाद में दिल्ली सरकार की तर्ज पर मुफ्त बिजली और पानी की मूलभूत सुविधा हरियाणा में भी देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और जमकर हरियाणा सरकार के खिलाफ नारे लगाए। विरोध मार्च में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली पानी, किसानों को मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन और महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक महीने में 4 बार दिल्ली दौरे पर गए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और वहीं शुक्रवार और शनिवार को वो लगातार 2 दिन दिल्ली दौरे पर गए और लौट आए। शुक्रवार को सीएम ने दिल्ली में 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और फिर शाम को भोपाल वो वापस लौट आए। अगले दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान फिर से दिल्ली गए। केंद्रीय मंत्री से सीएम की मुलाकात के मायने मंत्रिमंडल में फेरबदल के तौर पर देखे जा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर लाल किले पर किसानों द्वारा प्रदर्शन और झंडे का अपमान करने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम तिरंगे झंडे का अपमान नहीं सहेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। असम और मिजोरम की पुलिस के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर अनिल विज ने कहा कि केंद्र सरकार 2 प्रांतों के इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उसे तो सब कुछ उजड़ा गुलशन और रोता माली नजर आता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की संक्रमण दर पिछले 13 महीनों से सबसे कम स्तर पर पहुंच गई है। शनिवार को प्रदेश में केवल 102 नए मरीज सामने आए। एक दिन में मिले मरीजों की संख्या जो है 6 जुलाई 2020 को इतनी मिली थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को दिन भर में 38,644 नमूनों की जांच की गई। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को हाल ही में मुंबई में एक इवेंट के दौरान बेहद खूबसूरत अंदाज में स्पॉट किया गया। इस दौरान जैकलीन की ड्रेस के खूब चर्चे हो रहे हैं। जैकलीन की ये फ्लोरल 1 पीस ड्रेस भले ही आपको सिंपल लग रही हो, लेकिन ड्रेस की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जानकारी के मुताबिक जैकलीन की ये ड्रेस जिसके खूब चर्चे हो रहे हैं, इस ड्रेस की कीमत 3,47,276 रुपए है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैकलीन इस ड्रेस में खूब झूमती और इठलाती हुई दिखाई दी। अभिनेत्री नोरा फतेही को मुंबई के अंधेरी इलाके में स्पॉट किया गया, जहां वो अपने आम तौर पर नजर आने वाले वेस्टर्न लुक से उलट भारतीय परिधान पहने हुए नजर आए। इस अदाकारा और शानदार डांसर ने अनारकली सूट पहना था। ये घेरदार लुक सूट को बेहद आकर्षक बना रहा था। दिलबर दिलबर गर्ल के देसी लुक को देखने के बाद ये तो बात साफ हो गई है कि वो ना सिर्फ बोल्ड वेस्टर्न कपड़े बल्कि डिसेंट इंडियन ट्रेडिशनल कपड़ों में भी स्टाइलिश करने में माहिर हैं। उनके हॉट लुक्स भले ही सुर्खियों में ज्यादा छाते हो, लेकिन वो मानना पड़ेगा कि उनकी खूबसूरती सूट में भी देखने लायक होती है। एकता कपूर की फ्रेडी फिल्म फ्रेडी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट से पुष्टि की गई है कि फ्रेडी में कार्तिक आर्यन अहम किरदार में दिखाई देंगे और आपको बता दें कि 1 अगस्त से ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। इसी बीच कार्तिक आर्यन बेहद स्टाइलिश अंदाज में कैमरे में कैद हुए। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।